नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं पॉकेट एफएम की। ये नाम आजकल ऑडियो की दुनिया में, खासकर इंडिया में, काफी सुनने में आ रहा है। हाँ, बिल्कुल। कहानियाँ, पॉडकास्ट्स, ऑडियो बुक्स, कई भाषाओं में। तो हमारे पास कुछ सोर्सेज हैं जो इसकी पूरी कहानी बताते हैं, इसका बिजनेस कैसे बढ़ा, लोग इसे क्यों सुन रहे हैं, और हाँ, कुछ कंट्रोवर्सीज भी हैं इससे जुड़ी हुई। तो चलिए इन्हीं सोर्सेज के आधार पर थोड़ा गहराई से समझते हैं पॉकेट एफएम को। सबसे पहले बिजनेस साइड देखते हैं। जी बिजनेस का डेटा है कि फिस्कल ईयर 23-24 में इनका ग्लोबल रेवेन्यू, मतलब पूरी दुनिया से कमाई, 1052 करोड़ रुपए पहुंच गए। ओह, ये तो काफी बड़ा जंप है। हाँ, लेकिन साथ ही 1650 करोड़ का नुकसान भी है। हालांकि पिछले साल से 21% कम है, पर नुकसान तो है। हाँ, ये आंकड़े देखिए दिलचस्प हैं। ऑडियो मार्केट बढ़ रहा है और पॉकेट एफएम ने अपनी जगह तो बनाई है। रेवेन्यू ग्रोथ तो यही भी खाता है। लेकिन हाँ, नुकसान वाला पहलू भी अहम है। बिजनेस मॉडल कितना सस्टेनेबल है, ये सवाल तो रहता ही है। बिल्कुल। और इस मॉडल का एक बड़ा हिस्सा है इनके लेखक, इनके कंटेंट क्रिएटर्स। सही बात है। हिंदी में बिजनेस जैसे सोर्सेज बताते हैं कि इनका एक राइटर बेनिफिट प्रोग्राम है। हाँ, सुना इसके बारे में। इसमें लेखक साल का 10 लाख रुपए तक कमा सकते हैं, ऐसा कहा गया है। और बिजनेस स्टैंडर्ड की रिपोर्ट है कि अभी हाल ही में लेखकों को पेमेंट देने के लिए 250 करोड़ रुपए का एक फंड भी अनाउंस किया है इन्होंने। देखिए, ये बहुत जरूरी कदम है। कंटेंट ही तो सब कुछ है इनके लिए। और जब ये खबर आती है, जैसे बिजनेस स्टैंडर्ड ने बताया कि टॉप 10 लेखक साल में 2 करोड़ से भी ज्यादा कमा रहे हैं। 2 करोड़। हाँ, मैच। तो ये तो जाहिर है कि और भी बहुत से लोग लिखने के लिए मोटिवेट होंगे। ये क्रिएटर्स को खींचने का एक तरीका है। सही कहा। अब आते हैं सुनने वालों पर। मतलब यूजर एक्सपीरियंस कैसा है। हिंदी में .net पर जिक्र है कुछ पॉपुलर कहानियों का, जैसे कितनी मोहब्बत है, और ईशान स्टूडियो जैसे सोर्सेज बताते हैं कि इनकी कहानी कहने की टेक्निक बहुत कैची है। अच्छा, हाँ, ये तो होता है, कई शोज में होता है। ईशान स्टूडियो जैसे सोर्सेज इसे शायद माइंड हुकिंग टेक्निक कह रहे हैं। मतलब ऐसा सस्पेंस बनाना कि दिमाग एकदम अटक जाए कि आगे क्या होगा। हाँ, हो सकता है डोपामीन रिलीज वगैरह का भी कुछ रोल हो। अब सवाल ये है कि ये सिर्फ अच्छी स्टोरी टेलिंग है या इसमें जानबूझकर साइकोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है। ये सोचने वाली बात है। और इसी से जुड़ा है इनका वो कॉइन सिस्टम। हाँ, वो कॉइन्स वाला चक्कर। जैसा ईशान स्टूडियो में भी बताया गया है, शुरू के एपिसोड्स तो फ्री होते हैं। हाँ, पहले कुछ एपिसोड फ्री में सुना देते हैं। पर फिर कहानी आगे सुननी है तो कॉइन खरीदने पड़ते हैं। कुछ सोर्सेज इसे एक तरह का मनोवैज्ञानिक जाल भी कह रहे हैं। मनोवैज्ञानिक जाल कैसे? जैसे फोमो का इस्तेमाल, फियर ऑफ मिसिंग आउट। अच्छा, कि कहीं कहानी छूट ना जाए। हाँ, और फिर वो लिमिटेड टाइम अनलॉक जैसे ऑफर्स देना, मतलब अभी कॉइन खरीद लो वरना ऑफर चला जाएगा। एक तरह का प्रेशर बनाना। ये तो एक तरह की मार्केटिंग टैक्टिक हुई, यूजर को तुरंत एक्शन लेने पर मजबूर करना। और ईशान स्टूडियोज के हिसाब से एक और बात है, ऐप यूजर के सुनने के पैटर्न को भी ट्रैक करता है। हाँ, क्या मतलब? मतलब कौन सी जॉनर की कहानी पसंद आ रही है, किस टाइम पर सुनते हैं, कितनी देर सुनते हैं, ये सब। अच्छा, वो तो शायद पर्सनलाइज या रिकमेंडेशंस के लिए करते होंगे। हाँ, हो सकता है। रिकमेंडेशन बेहतर करने के लिए ये डेटा यूजफुल है, लेकिन डेटा प्राइवेसी और यूजर के बिहेवियर को इतना डीपली मैप करने पर नैतिक सवाल तो उठते ही हैं। बिल्कुल। तो एक तरफ तो ये सब है, बिजनेस ग्रोथ, पॉपुलर कंटेंट, लेकिन दूसरी तरफ रेडिट जैसे प्लेटफॉर्म्स पर कंपनी के अंदर के माहौल को लेकर काफी गंभीर बातें भी कही गई हैं। अच्छा, जैसे कर्मचारियों का शोषण होने के आरोप हैं, एक डर का माहौल होने की बात कही गई है, अचानक नौकरी से निकाल देना, मेंटल हेल्थ को नजरअंदाज करना, ये सब आरोप हैं। ओह, ये तो सीरियस एलिगेशंस हैं। हाँ, मैंने भी रेडिट पे देखा था, खासतौर पे जो ऑडियो इंजीनियर्स हैं, जो शायद थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्ट पर हैं। हाँ, उनके बारे में भी है। उन्होंने सैलरी में देरी, कम पेमेंट और एचआर तक सीधी पहुंच न होने जैसी शिकायतें की हैं। यहाँ तक कि बिना बताए या बिना सहमति के कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू करने के भी आरोप लगाए गए हैं। और बात यहीं खत्म नहीं होती, नैतिक उल्लंघन के आरोप भी हैं। नैतिक उल्लंघन मतलब? जैसे वॉइस आर्टिस्ट्स और लेखकों के ऑडियो सैंपल्स को बिना उनकी सहमति या पेमेंट के इस्तेमाल करना। अरे, ये तो बहुत गलत है अगर सच है। हाँ, और कुछ दावे तो ये भी हैं कि इन सैंपल्स का इस्तेमाल शायद एआई को ट्रेन करने के लिए किया गया हो, आवाज की नकल बनाने के लिए। ओहो। रेडिट पर अमेरिका में कुछ लीगल केस चलने की भी बात है। अच्छा, लीगल केस भी, मतलब मामला कोर्ट तक पहुंच गया है।
ऐसा जिक्र है। और ये सिर्फ अंदरूनी नहीं है। स्पीचिफाई ने ऐप रिव्यूज का एनालिसिस किया। उसमें भी पेमेंट और रिफंड को लेकर काफी शिकायतें मिली। कुछ यूजर्स ने तो इसे धोखाधड़ी तक कहा है। फ्रॉड, ये तो बहुत बड़ा शब्द है। हाँ, मतलब पेमेंट कट गया पर कॉइन्स नहीं मिले या रिफंड नहीं मिला, इस तरह की बातें। तो कुल मिलाकर देखें तो तस्वीर काफी मिली जुली सी है। हाँ, वही। एक तरफ तो जबरदस्त ग्रोथ है, क्रिएटर्स के लिए मौके बन रहे हैं, कंटेंट भी लोगों को पसंद आ रहा है। और दूसरी तरफ ये यूजर एक्सपीरियंस में साइकोलॉजिकल टैक्टिक्स के इस्तेमाल पर सवाल हैं, बिजनेस एथिक्स पर गंभीर आरोप हैं, कंपनी के अंदर की कल्चर पर चिंता है। बिल्कुल, ये केस दिखाता है कि कैसे एक कंपनी फाइनेंशियली सक्सेसफुल होते हुए भी आलोचनाओं से घिर सकती है, खासकर तब जब उसका बिजनेस मॉडल यूजर साइकोलॉजी और क्रिएटर्स पर इतना ज्यादा डिपेंड करता हो। जो मुद्दे सोर्सेज में उठाए गए हैं वो वाकई सोचने पर मजबूर करते हैं। हाँ, और आज की इस बातचीत के बाद मेरे मन में एक सवाल आ रहा है। क्या? कि हम सब मनोरंजन के लिए कितने सारे एप्स इस्तेमाल करते हैं रोज, पर क्या हम सिर्फ कंटेंट देखकर ही जुड़ जाते हैं या हमें उस प्लेटफॉर्म के पीछे जो पूरा सिस्टम है, उसकी पॉलिसीज है, उसका तरीका है, उसे भी थोड़ा समझना चाहिए? हाँ, मतलब बहुत वैलिड पॉइंट है। हाँ, और ये कहाँ तय होता है कि ये सिर्फ मनोरंजन है और कहाँ से, जैसा कि कुछ सोर्सेज में आरोप है, वो मनोवैज्ञानिक असर या शायद संभावित शोषण शुरू हो जाता है। हाँ, ये लाइन कहाँ खींची जाए, ये एक बड़ा सवाल है। इस पर सोचना तो बनता है।